हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल लर्न क्विक एकेडमी। सो आप सभी को पता है कि डी फॉर्म की क्लासेस आप लोगों के चल रहे हैं, लेकिन एग्जाम्स बहुत जल्दी आने वाले हैं जिसमें आप पूरा का पूरा सिलेबस नहीं पढ़ सकते हो। सो मैं आपको बताने जा रही हूँ जो आप चैप्टर वाइज क्वेश्चंस स्किप नहीं कर सकते हो। लाइक अगर आपको 70% रिजल्ट चाहिए तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके चैप्टर में से जो मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, मतलब ये एग्जाम्स में आने ही आने हैं। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब आप समझ लीजिए एक क्वेश्चन से आप न जाने कितने क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकते हो, दैट इज़ फार्माकोपिया। ये चैप्टर 1 का ही है और जिसमें आप फार्माकोपिया को अगर पढ़ लेते हो तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कर लेते हो, लाइक ब्रिटिश फार्माकोपिया, नेशनल फॉर्मुलरी, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, लाइक जितने भी टाइप्स ऑफ फार्माकोपिया हैं ये डिफरेंट में भी पूछे जा सकते हैं और एक नॉर्मल फार्माकोपिया भी पूछा जा सकता है। अगर हम बात करें व्हाट इज़ फार्माकोपिया, फार्माकोपिया क्या है, तो आप ऐसे ही देख सकते हो फार्माकोपिया में 2 वर्ड्स हैं। लाइक बेसिकली ये डिराइव्ड है 2 वर्ड्स से। फार्माकोपिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द 2 ग्रीक वर्ड्स विच इज़ फार्माकॉन। सबसे पहले क्या आता है फार्माकॉन, जिसका मतलब क्या होता है ड्रग होती है, कोई भी दवा होती है उसको हम क्या कहते हैं फार्माकॉन कहते हैं। एंड देन इट इज़ कोपिया। कोपिया को हम क्या कर रहे हैं या पिया क्या कह रहे हैं, दैट इज़ टू मेक, किसी भी चीज़ को बनाने की जो प्रक्रिया है। एंड किसी भी चीज़ को हम नहीं बना रहे, हम क्या बना रहे हैं, हम ड्रग को बना रहे हैं। तो ड्रग को बनाने की जितनी भी प्रक्रिया है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू ड्रग मेकिंग, वो सारी किस में मेंशन है, फार्माकोपिया में मेंशन है। तो अगर हम डेफिनेशन चाहें तो इसकी एक डेफिनेशन याद कर लीजिए और ये आप मोस्टली सब में ही चिपका सकते हो। ये समझेंगे कि चिपका सकते हो क्योंकि आपको अगर पूछा जा रहा है व्हाट इज़ ब्रिटिश फार्माकोपिया, देन ऑल्सो आप सेम डेफिनेशन लिख सकते हो। अगर पूछा जा रहा है क्या यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया क्या है, आप उसमें भी लिख सकते हो। बिकॉज आपको जो लर्न करना है दैट इज जो फार्माकोपिया होती है वो हर एक गवर्नमेंट की अलग अलग होती है। लाइक इंडियन फार्माकोपिया तो वो इंडियन जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा ऑथराइज की गई है, और अगर हम यूनाइटेड स्टेट करें तो यूनाइटेड स्टेट की गवर्नमेंट ने करी है। सो अगर हम चाहें तो आपको ये डेफिनेशन लिखी दिख रही है, ये याद कर लीजिएगा, 110% आपके एग्जाम में आनी है। अगर इंडियन फार्माकोपिया नहीं तो फार्माकोपिया तो कोई आनी है, तो आपको ये लिखना है एंड साथ में गवर्नमेंट वो लिखिएगा जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा हो। ठीक है, तो हम क्या पढ़ सकते हैं, तो फार्माकोपिया इज अ लीगलाइज्ड ऑथराइज्ड बुक containing all the information related to the manufacturing, labeling, packaging, dispensing of the drug। किसी भी ड्रग को बनाने की प्रक्रिया से लेके जितनी भी डिस्पेंस करने तक की जितनी भी इंफॉर्मेशन, जितनी भी नॉलेज होती है वो एक बुक में रिकॉर्ड होती है जो कि ऑफ द ड्रग एंड इज इशूड बाय द रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट। रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट की जगह अगर आपसे पूछा जा रहा है कौन सी गवर्नमेंट, आपको यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया पूछ रहा है तो आपने पूरी डेफिनेशन सेम लिखी, बट यहाँ पे क्या करेंगे यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट। अगर यही चीज़ पूछी जा रही है कि आपकी यूरोपियन फार्माकोपिया क्या है, तो यूरोपियन फार्माकोपिया में भी आपको सेम डेफिनेशन लिखनी है कि फार्माकोपिया इज अ लीगलाइज्ड ऑथराइज्ड बुक containing all the information related to its manufacturing, labeling, packaging and dispensing of the drug and issued by the government of Europe। ठीक है, तो यूरोप आपको लिख देना है। तो आपको इस एक नॉर्मल सी डेफिनेशन से कितने क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो गए। आपको जो अलग अलग डेफिनेशंस पढ़नी थी अब वो आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। ठीक है, पूरा का पूरा चैप्टर आपका फार्माकोपिया से जो रिलेटेड था वो सिर्फ एक पर्टिकुलर आप डेफिनेशन अगर याद करो तो उससे कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर दैट अगर चाहो तो थोड़ी सी ज़्यादा नॉलेज के लिए कि फादर ऑफ फार्माकोपिया कौन है, तो चार्ल्स राइस फादर ऑफ द फार्माकोपिया है, जो आप 1 नंबर के लिए याद कर सकते हो। ठीक है, आफ्टर दैट एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो कि होता है इंडियन फार्माकोपिया से। मोस्टली इंडियन फार्माकोपिया के एडिशंस पूछे जाते हैं कि कौन कौन से एडिशंस हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, लाइक आपको ये याद करना है। ठीक है, ये तो रटने की ही है क्योंकि आपको इसमें कुछ समझना नहीं है कि पहला 1955 में आया, देन 1966 में आया। तो इसके लिए एक ट्रिक बता रही हूँ, अगर आपको ये ईयर्स नहीं याद हो रहे हैं तो आप नॉर्मल से ये नंबर्स याद कर लो, 11, 19, 11, 11, 3, 4, 4, 4। बस जब आप 1955 में 11 ऐड करोगे तो 1966 हो जाएगा, 1966 में 19 ऐड करोगे तो 1985 हो जाएगा। तो अगर आपने ये नंबर से याद कर लिए तो आपको पता चल जाएगा कौन सा एडिशन किस में आया। और ये याद रखना है, ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा कि 9 एडिशन आए हैं और जो आपका लेटेस्ट एडिशन है, ये क्वेश्चन भी 1 नंबर में आता है कि विच इज द लेटेस्ट एडिशन ऑफ द फार्माकोपिया, देन इट केम इन द ईयर। कमेंट में बताओ जल्दी से कौन से ईयर में आया है। ठीक है, इसी के साथ अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में ऐसा लग रहा है कि आपको समझना है, आपको वे ऑफ राइटिंग समझना है कि कैसे लिखना है, तो आप कमेंट डाउन करते जाइएगा, मैं उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करूंगी। अभी हम बात कर रहे हैं फार्माकोपिया की। सो मुझे लगता है कि फार्माकोपिया क्लियर हो जाएगा। ये आपका एक क्वेश्चन है जो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर करने में हेल्प कर सकता है, तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अगर फार्माकोपिया से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप
आपका सेकंड चैप्टर से आता है, दैट इज़ पैकेजिंग। पैकेजिंग से एक ही अगर आप टॉपिक पढ़ लेते हो तो उस पैकेजिंग से आपको कई क्वेश्चंस बन सकते हैं। लाइक पैकेजिंग क्या है, सबसे पहले तो यही पूछेंगे पैकेजिंग क्या होती है। उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ पैकेजिंग, पैकेजिंग किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है। आफ्टर दैट एडवांटेजेस, इनके क्या एडवांटेजेस हैं, क्यों पैकेजिंग की ज़रूरत है, ये भी आप बता सकते हो। आइडियल प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैकेजिंग भी पूछी जा सकती है। एंड आफ्टर दैट मटेरियल यूज फॉर द पैकेजिंग, पैकेजिंग में कौन कौन से मटेरियल्स का यूज़ होता है। तो यूजुअली मैं आपको एक छोटे से तरीके से बता देती हूँ कि ये सब चीज़ें आप एक साथ कैसे याद कर सकते हो। लाइक कोई भी क्वेश्चन आए तो आप जो आपने याद किया आप वही लिख के उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले पैकेजिंग क्या होती है, एक साइंस होती है, एक आर्ट होती है, एक टेक्नोलॉजी होती है किसी भी चीज़ को एनक्लोज करने की, मतलब ड्रग को एनक्लोज करने के लिए, ताकि हम उसको सेल कर सकें, हम उसको डिस्पेंस कर सकें, लोगों तक पहुंचा सकें और उसको स्टोर करके रख सकें, उसका यूज़ कर सकें। तो बेसिकली अगर हम डेफिनेशन देखें तो पैकेजिंग इज द साइंस, आर्ट एंड टेक्नोलॉजी ऑफ एनक्लोजिंग और प्रोटेक्टिंग प्रोडक्ट्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, सेल्स एंड यूज़। उनको यूज़ करने के लिए, स्टोर करने के लिए, सेल करने के लिए हमें पैक करना कंपलसरी है। क्यों भाई, आपने कोई भी चीज़ उठा ली, चाहे आप सिरप देख लो, टैबलेट देख लो, अगर उनको पैक नहीं करोगे तो वो कैसे भाई, आपको पता है फॉरेन मटेरियल से आपका जो ड्रग होती है वो बिल्कुल भी नहीं मिलनी चाहिए, ताकि फॉरेन मटेरियल क्या होगा, आपकी ड्रग को अफेक्ट कर सकता है, उनकी स्टेबिलिटी को ख़राब कर सकता है। तो उन्हें हमें स्टोर करने के लिए एक जो है किसी भी चीज़ में रखना चाहिए। तो जो जिसमें हम रखते हैं, उनको जिसमें संभाल के रखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पैकेजिंग कहते हैं। अब पैकेजिंग में कुछ कंपोनेंट्स आते हैं। कंपोनेंट्स मतलब किन चीज़ों के बिना पैकेजिंग पॉसिबल नहीं है। लाइक आप भी कहीं बाहर जाते हो तो आप कपड़े पहनते हो, शर्ट पैंट आपको चाहिए, ये दोनों चीज़ें कंपलसरी है ना। सेम एज इट इज़ आपके दवा के लिए बॉक्स हो गया, कंटेनर हो गया, क्लोजर हो गया, तो ये ज़रूरी है। लाइक कंटेनर देखिए 4 टाइप से आपको ये याद रखना है, कंटेनर, क्लोजर, बॉक्स एंड कार्टन। ट्रिपल सी एंड बी, ये 3 सी और 1 बी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, कंपोनेंट ऑफ द पैकेजिंग। पैकेजिंग की कंपोनेंट क्या क्या है, सबसे पहले आता है दैट इज़ कंटेनर। कंटेनर क्या होता है आपको भी पता है, यूजुअली किसी भी चीज़ को जो शेप, जैसे आप क्या कह रहे हो, चाय पीनी है तो हम जो नॉर्मली कप ले रहे हैं वो क्या है, आपका कंटेनर है। इसी में तो चाय आप रख रहे हो, तो डायरेक्टली जो एनक्लोज होता है, मतलब जो ड्रग आपकी डायरेक्टली जिसके कांटेक्ट में आती है वो क्या है, आपका कंटेनर होता है। आफ्टर दैट क्लोजर, भाई कंटेनर जैसे आपने चाय के लिए कप तो ले ली, लेकिन अगर आप चाय खुली रख दोगे तो मक्खी आ जाएगी। अब भाई कुछ लोग निकाल के मक्खी पी सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं पियेंगे ना, तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें उसे क्लोज भी करना है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, दैट इज़ क्लोजर। क्लोजर भी कई टाइप के होते हैं, जैसे कंटेनर भी कई टाइप के होते हैं, वेल क्लोज हो गया, लाइट रेजिस्टेंट हो गया, इस टाइप के कंटेनर्स होते हैं। सेम एज इट इज़ क्लोजर भी कई टाइप के होते हैं। ये अभी मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपोनेंट ऑफ पैकेजिंग मोस्टली टाइम्स पूछा गया है कि क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है बॉक्स। बॉक्स आपका क्या होता है, जिसमें आपने एक बना ली बॉटल, ठीक है, सिरप मान लेते हैं, सिरप की पैकेजिंग कर रहे हैं, आपने एक बॉटल कंटेनर ले लिया, उसको क्लोजर से बंद कर दिया। अब हम उसको क्या डायरेक्टली ऐसे ही दे सकते हैं, किसी को नहीं दे सकते। क्यों, क्योंकि वो गिरने के चांसेस हो सकते हैं, तो हम उसे क्या करते हैं, बॉक्स में पैक करते हैं। आपने जब कोई भी मेडिसिन लेने जाते हो तो आपको एक सिंगल बॉक्स निकाल के दिया जाता है एक बड़े कार्टन से, तो जो आपके कार्टन होते हैं उसमें नंबर ऑफ द ड्रग्स यूज़ करी जाती है, बहुत सारी ड्रग्स एक साथ रखी जाती हैं, तो वो क्या है, कार्टन आपका। ठीक है, अगर हम नॉर्मली चाहे तो इससे आप ये भी देख सकते हो, वैसे पूछा नहीं जाता है मोस्टली टाइप्स ऑफ पैकेजिंग, लेकिन प्राइमरी पैकेजिंग अगर आप बात करो तो प्राइमरी पैकेजिंग क्या है, जो डायरेक्ट आपके कॉन्टैक्ट से आ रही है उस दवा की, जो दवा है आपकी जिसमें डायरेक्ट रखी जा रही है, दैट इज द प्राइमरी पैकेजिंग। आफ्टर दैट वो जो दवा है आपकी वो जिसमें जा रही है रखने, मतलब बॉक्स के अंदर आप उस कंटेनर को रख रहे हो ना, दैट इज द सेकेंडरी पैकेजिंग। सेकेंडरी पैकेजिंग क्या होती है, जो आपके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आ रही है लेकिन आप उसको बॉक्स में कन्वे कर रहे हो। आफ्टर दैट द टर्शरी पैकेजिंग। टर्शरी पैकेजिंग क्या होती है, आपका कर्टन, जिसमें आप ढेर सारी ड्रग्स को अलग अलग, मतलब जो बॉक्स बनाए हैं आपने, जो ये बॉक्स है इनको हम क्या कर रहे हैं, कार्टन में रख रहे हैं बड़े से, जैसे कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स होती है एक के साथ कई रखी होती है ना कार्टन में, सेम एज इट इज सिरप्स भी रखी जाती है, सेम एज इट टैबलेट भी रखी जाती है। सो कार्टन में हम क्या कर रहे हैं, सब एक साथ रख रहे हैं, दैट इज द टर्शरी पैकेजिंग। ये 3 आप समझने के लिए याद कर सकते हो, बहुत डिटेल में इनको पढ़ने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें व्हाट इज़ कंटेनर। कंटेनर क्या होता है, मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि भाई जो कप यूज़ कर रहे हो चाय के लिए, चाय आप क्या कर रहे हो, उसमें स्टोरी तो कर रहे हो, होल्ड ही तो कर रहे हो, किसी भी चीज़ को पकड़ रखा है आपने। सो
इट इज़ द डिवाइस टू होल्ड द मेडिसिन। ये एक ऐसी डिवाइस है जो आपकी मेडिसिन को होल्ड करके रखती है, स्टोर करके रखती है। नॉर्मल सी एक छोटी सी डेफिनेशन एक लाइन की, ठीक है। आफ्टर द टाइप्स ऑफ द कंटेनर, ये आपका एक कंबाइंड क्वेश्चन आ सकता है अलग से, दैट इज वेल क्लोज्ड कंटेनर होते हैं, लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर होते हैं, एयर टाइट कंटेनर होते हैं, सिंगल डोज कंटेनर होते हैं, मल्टी डोज कंटेनर होते हैं, एरोसोल कंटेनर होते हैं। आफ्टर दैट हमको पढ़ना है कि भाई ये कौन कौन से टाइप्स के कंटेनर्स क्या बताना चाहते हैं, क्यों हमको इन डिफरेंट कंटेनर्स को यूज़ करना पड़ता है। लाइक वेल क्लोज कंटेनर की अगर बात करें तो ये पूरी तरीके से बंद आता है। वेल का मतलब क्या हुआ, अच्छी तरीके से, क्लोज मतलब बंद। अच्छी तरीके से बंद कंटेनर कौन से होते हैं, आप कभी भी हॉस्पिटल जाएंगे आपने एम्पूल्स देखे होंगे, छोटे छोटे से जो एम्पूल्स आते हैं जो इस तरीके के बने होते हैं, ठीक है। इंजेक्शन तोड़ के लगाता है ना, वो जो तोड़ने वाला इंजेक्शन होता है दैट इज वेल क्लोज। वेल क्लोज का मतलब उसमें कहीं से कोई साँक आपको दिख ही नहीं रही है, कहीं से कोई भी आपको ऐसा पैरामीटर दिख नहीं रहा है जहाँ से कोई भी डस्ट पार्टिकल या फॉरेन पार्टिकल उसके अंदर जा सके, दैन इट इज वेल क्लोज कंटेनर। आफ्टर दैट लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर। अब भैया हम लोग सनस्क्रीन लगा लगा के लाइट से बचते हैं कि नहीं बचते हैं? तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि ड्रग्स को भी लाइट से नहीं बचना चाहिए? ऑब्वियसली बहुत सारी ड्रग्स होती है, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो लाइट की प्रेजेंस में अपनी स्टेबिलिटी रिड्यूस कर देते हैं या तो अपने आप के फॉर्म को ही चेंज कर देते हैं, है ना। धूप में पानी रखोगे तो उबल भी सकता है, गर्म भी हो सकता है। तो सेम एज इट इज क्या होता है, आपका लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर होता है। ये अंबर कलर, मतलब आप नॉर्मली क्या कहा जाता है, आपके जो शीशे होते हैं कार के वो डार्क कर लो तो आपको थोड़ी सी कम धूप लगेगी। तो सेम एज इट इज लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर में शीशे ही डार्क कर दिए जाते हैं, मतलब अंबर कलर के ग्लास बॉटल्स हम यूज़ करते हैं लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर में। आफ्टर दैट एयर टाइट कंटेनर, चिप्स खाते हो एयर टाइट कंटेनर में रखते हो, तो सेम एज इट इज फॉर एयर टाइट कंटेनर। आफ्टर दैट सिंगल डोज कंटेनर। सिंगल डोज कंटेनर मैंने अभी आपको एम्पूल जैसे बताया, कोई भी ऐसा कंटेनर जिसमें आप एक टाइम की ड्रग सिर्फ रख रहे हो, लाइक आपने बस उसको यूज़ किया और वो ख़त्म हो गई, उसको हम क्या कहते हैं, सिंगल डोज कंटेनर। एक टाइम की यूनिट डोज अगर किसी में हम कैरी कर रहे हैं देन इट इज सिंगल डोज कंटेनर। आफ्टर मल्टी डोज कंटेनर, प्रोटीन वगैरह लेते हैं आप लोग, बल्क में लेते हैं ना, बहुत सारा लेके आके रखते हैं और उसमें से एक एक स्कूप निकाल के यूज़ करते रहते हैं। जब आप किसी का भी एक एक स्कूप यूज़ कर रहे हो या फिर बहुत सारे टाइम की दवा एक चीज़ ही में मौजूद है, देन इट इज़ नोन एज मल्टी डोज कंटेनर। एक से अधिक वक्त की दवा जो है आपकी वो कंटेन कर रहा है, देन इट इज मल्टी डोज कंटेनर। आफ्टर दैट लास्ट आता है एरोसोल कंटेनर। एरोसोल कंटेनर क्या होता है, जो आपका प्रोपेलेंट कैरी करता है, मतलब हाई प्रेशर से आपकी दवा को निकालता है, बेसिकली गैस फॉर्म में होता है। ये सारी चीज़ें क्या आती है, एरोसोल कंटेनर्स में आती है। ये आप अगर बहुत बेसिक डीप में पढ़ेंगे तब जाके प्रोपेलेंट वगैरह पढ़ेंगे, नॉर्मली आप इतना पढ़ सकते हो कि प्रोपेलेंट प्रेशर कैरी करता है, जिसकी वजह से स्प्रे वाले जितने भी आपके कंटेनर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, एरोसोल कंटेनर होते हैं। तो आई होप कंटेनर समझ में आ गया। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस वजह से मैं इतना डीप में आपको लेके जा रही हूँ क्योंकि आपको ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट क्लोजर। क्लोजर क्या होता है, बंद कर रहे हैं भाई, आपको मैंने बताया ना चाय में मक्खी गिरे से पहले ही आप उसको ढक दीजिए ताकि आप पी सकें। तो अब ढकने के लिए भी लड़कियां हैं, समझ लो आप लड़के नहीं हो, लड़कियां हैं, उनको अलग अलग कलर जो है टाइप के चाहिए, है ना। पिंक हो सकता है, ब्लू हो सकता है, खैर उसको छोड़िए। तो स्क्रू टॉप आता है। स्क्रू टॉप आपने सबसे ज़्यादा देखा होगा, जो भाई बिल्कुल रोटेट कर दो, स्क्रू मतलब स्क्रू करते करते आप बंद कर दो। स्क्रू टॉप मोस्टली यूज होता है, तो स्क्रू टॉप यूज़ कर सकते हो। क्राउन, जो आपके बॉटल्स आती हैं, जैसे आप पेप्सी वगैरह पीते हो, मिरिंडा वगैरह पीते हो, उन बॉटल्स में जो क्राउन मतलब ताज की तरह जो कैप लगा होता है दैट इज क्राउन। प्लग टाइप का मतलब क्या होता है, जैसे ये बॉटल है, ठीक है, ये बॉटल है, इसके अंदर जो हम प्लग कर सके, प्लग का मतलब क्या, इंसर्ट कर सके ना, तो प्लग कर दें तो उनको क्या कहेंगे, प्लग टाइप। इसके बाद आता है पुश फिट। यही सेम बॉटल है और इसके ऊपर पुश फिट मतलब एक बार हम उसको पुश करें और वो पूरा उसका शेप उसके अंदर वो फिट हो जाए, ठीक है। तो ये पुश फिट, जैसे इसका कैप आता है वो क्या है, पुश फिट हो गया, ठीक है। तो ये 4 टाइप के आपके क्लोजर होते हैं, लाइक स्क्रू टॉप आता है, क्राउन टॉप आता है, प्लग टाइप आता है, पुश फिट आता है। अगर आप इसकी डेफिनेशन नहीं याद कर पा रहे हो देन ऑल्सो मैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं कमेंट करेंगे तब डालूंगी वो नेक्स्ट वीडियो कि टाइप ऑफ लाइक हमें कैसे लिखना है एग्जाम। आपको बहुत सारे लोग हमेशा लिखते हैं लेकिन मार्क्स अच्छे किनके आते हैं, जो बहुत अच्छे तरीके से जैसा आपका पीसीआई कह रहा है वैसा लिखता है तभी मार्क्स अच्छे आते हैं। तो मैं वो भी डालूंगी, अगर आपको चाहिए तो कमेंट डाउन करो, तो मैं उसमें बताऊंगी कि कैसे करना है। तो अभी ये देखिए कि अगर आपको इसके बारे में नहीं आता है तो आपको क्या करना है, जस्ट नॉर्मल डायग्राम
मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स होते हैं, जो एग्जामिनर होता है उसको देखते ही लगता है अरे बच्चे ने बहुत पढ़ रखा है। तो प्लीज़ आपने ये जो क्लोजर, स्क्रू टॉप, क्राउन टॉप, प्लग टाइप, ये सारे के एक बार डायग्राम देख लेना। जैसे मैंने अभी यहाँ पे बनाया क्राउन टॉप नॉर्मली ये इस टाइप का होगा, स्क्रू तो नॉर्मल ये ऐसे करके, ठीक है। तो ये आप 4 टाइप के क्लोजर याद कर लेना, जिनको बेसिकली आप देख लेना कि कैसे बनता है। आफ्टर दैट बॉक्स नॉर्मली आपका किसका होता है, पेपर का ही बना होता है, जो कि आप इन दोनों को रखने के लिए यूज़ करते हो। आफ्टर दैट कर्टन आता है। कर्टन जो है जिसके अंदर आप, वो भी किसका होता है, पेपर का ही होता है, जिसके अंदर आप सारी चीज़ें इनको इनक्लोज करते हो, डिफरेंट नंबर्स ऑफ। लाइक आपने एक बॉटल सिरप की अगर हम देख ले, पैरासीटामॉल की एक सिरप जा रही है, तो पैरासीटामॉल की उसमें 10 होगी या 20 क्वांटिटी होगी, जो ज़्यादा कन्वे कर रहा है, दैट इज़ द कार्टन, ठीक है। तो ये 4 कंपोनेंट हैं, इनके बिना पैकेजिंग इम्पॉसिबल है, ठीक है। ये 4 कंपोनेंट होते हैं। आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे कि क्या मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं पैकेजिंग में। ये भी बहुत लेंदी क्वेश्चन अगर हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्टली आपको सिर्फ नाम बता रही हूँ। अगर आपको इसको पढ़ना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, क्योंकि फिर वरना हम लोग जो 11 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो 2-3 दिन में आएगा, इसलिए मैं सिर्फ नाम बता रही हूँ। अगर पढ़ना है तो कमेंट डाउन करिएगा, इसकी भी वीडियो आ जाएगी। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल जो यूज़ किए जाते हैं आपने ही देखे होंगे। फार्मास्यूटिक्स इज नॉट अबाउट द लाइक रट्टा मार, आपको सिर्फ देखना है आसपास में जो दिख रहा है आपको वही लिखना होता है। लाइक कौन कौन सी बॉटल दिखती है, प्लास्टिक की दिख सकती है, ग्लास की बॉटल्स दिख सकती हैं, और क्या क्या पैकेजिंग दिख सकती है, ब्लिस्टर पैकेजिंग दिख सकती है, मेटल की दिख सकती है, एल्यूमिनियम की दिख सकती है। इस टाइप की जो पैकेजिंग होती है, जो आप देख पा रहे हो कि आपने क्या क्या देखा है दुनिया में, जितनी टाइप की पैकेजिंग दिख रही है उन सब चीज़ों को आप मटेरियल में काउंट कर सकते हो। लाइक प्लास्टिक है हमारे पास, रबर है हमारे पास, ग्लास है, और ग्लास को मैं फिर से बोलूँगी, ग्लास के टाइप ज़रूर पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, ग्लास की पैकेजिंग हो सकती है, मेटल हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, रबर हो सकता है और पेपर हो सकता है। ये सारे मटेरियल्स हैं जो कि आपकी पैकेजिंग में यूज़ किए जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एडवांटेजेस ऑफ पैकेजिंग, एडवांटेजेस ऑफ पैकेजिंग में मेनली आपको पता है पैकेजिंग क्या होता है, लेबलिंग भी साथ में होती है उसकी। पैकेजिंग में आपके पहले ही पता चल जाएगा बाहर से कि क्या है, आपने क्या कैरी कर रखा है, कौन सी सिरप है। अगर पैकेजिंग नहीं होगी तो आप कैसे जानोगे कि भाई कौन सी सिरप है, ठीक है। तो ये इसका एडवांटेज हो सकता है। आफ्टर दैट आप इसको ईजी टू कैरी हो जाता है, आप कहीं पे भी ले जा सकते हो, और इसकी स्टेबिलिटी को ये इन्हेंस करता है, मतलब किसी भी चीज़ से, किसी भी फॉरेन पार्टिकल से ये बचाता है। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पैकेजिंग क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसका मटेरियल क्या यूज़ होता है इसमें। तो ये एक क्वेश्चन आपका सेकंड चैप्टर से बनता है जो इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। लेट्स मूव टुवर्ड्स अनदर क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज फार्मास्यूटिकल एडिटिव्स, इट्स आइडियल प्रॉपर्टीज़ एंड बेसिकली अगर इसके टाइप्स में पूछता है तो ऑर्गेनोलिप्टिक और आपका प्रिजर्वेटिव पे ज़्यादा ध्यान देता है। बेसिकली आपको पता तो सारे ही होने चाहिए, लेकिन आई एम टेलिंग यू अबाउट द पर्पस ऑफ 70% चाहिए तो इतना पढ़ लो, 100% चाहिए तो पूरा पढ़ लेना, ये मत कहना ये छूट गया, ठीक है। तो फार्मास्यूटिकल एडिटिव्स, अगर एग्जाम की बात करूँ तो कभी कभी एडिटिव्स भी पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है, एडजुएंट्स भी पूछ सकते हैं एंड एक्सीपिएंट्स भी पूछ सकते हैं। लाइक ये तीनों, जैसे घर का नाम क्या हो गया, राजू, तुम्हारा नाम राम नरेश है और फूफा तुमका रामू बुलाते हैं, तो अब क्या कर सकते हो भाई, तो ये सारे नाम तुमको तो पता ही होने चाहिए ना कि कौन रामू बुलाएगा, कौन राम नरेश। सो एडिटिव्स, एडजुएंट्स, एक्सिपिएंट्स, ये तीनों एक ही चीज़ हैं, बस उनके नाम अलग अलग, मतलब सरनेम, कॉमन नेम, मतलब कोई भी किसी भी नाम से बुला सकता है, ठीक है। तो एडिटिव्स, एडजुएंट्स एंड एक्सिपिएंट्स क्या हैं, ये एक ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, ये एक ऐसे सब्सटेंस हैं जो आपकी दवा में होते हैं, लेकिन इनका कोई भी थेरापेटिक इफेक्ट नहीं होता है। नॉर्मली अगर हम देखें तो ड्रग क्या है, एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट प्लस एक्सिपिएंट्स, इन दोनों को मिला के जो बनती है दैट इज ड्रग। अब आपकी ड्रग में क्या कर रहा है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो होता है वो आपको थेरापेटिक इफेक्ट दे रहा है, लेकिन एक्सिपिएंट वहाँ पे ज़रूरी हैं, लेकिन इनका कोई थेरापेटिक इफेक्ट नहीं है। जैसे आपका जो आटा गूंथती है मम्मी, तो आटा क्या है आपका मेन इंग्रेडिएंट, इसी से आपको एनर्जी मिलेगी, इसी से आपका पेट भरेगा, लेकिन क्या बिना पानी के आटा गूंथ जाएगा, नहीं गूंथेगा। तो सेम एज इट इज़ आपकी जो ड्रग होती है वो आपकी जो आपका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, मेन तो यही है, लेकिन उसको भी, क्योंकि देखिए जब ड्रग होती है वो बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में आपको होती है कि आप इतना सा भी ड्रग कैरी कर पाओगे, कहीं ना कहीं बह जाएगी या फिर शायद अपने गले तक ही ना पहुंचा पाओ। तो उसको, जैसे उसका भार बढ़ाने के लिए डायलुएंट्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं, तो वो एक्सिपिएंट्स होते हैं, ठीक है। एक्सिपिएंट्स ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो आपकी फॉर्मुलेशन में यूज़ होते हैं, लेकिन इनका कोई थेरापेटिक
इफेक्ट नहीं होता है। एक्सिपिएंट आर यूज इन द फॉर्मुलेशन बट दे आर नॉट हैविंग एनी थेरेपेटिक इफेक्ट, ठीक है। ऐसे प्रोडक्ट्स जो आपके यूज किए जाते हैं फॉर्मुलेशन में बट उनका कोई भी थेरेपेटिक वैल्यू नहीं होती है। आफ्टर दैट आप एडिटिव पूछे, एडजेंट्स पूछे, एक्सीपिएंट पूछे, ये कुछ भी पूछे आप सब में ये लिख सकते हो, ठीक है। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सीपिएंट्स आते हैं, डाइलुएंट्स हो गए, ये सारी चीज़ अगर आपको पढ़नी है तो आप डिफरेंट मतलब बता दो, हम अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगी। हम बात करते हैं जो मेनली एग्जाम से पूछा जाता है, दैट इज ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट्स। आप लोग भी फंबल करते होगे, कोई बात नहीं। ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट्स क्या होते हैं? ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट्स वो एजेंट्स होते हैं, जैसे हमने देख लिया कि व्हाइट कलर का बोर्ड है, हमने देख लिया ये ब्लैक कलर के मार्कर से मैं लिख रही हूँ, आपकी आंखों से जो विजिबल हो, आपकी आंखों से आप जो पता कर सको या उसके टेस्ट से आप जो पता कर सको, दैट इज द ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट। फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे बेसिकली आप उसके टेस्ट को बता सको तो भी वो ऑर्गेनोलेप्टिक हो गया। जैसे आप उसकी विजुअल प्रॉपर्टीज बता सको कि देखने में वो पिंक कलर का है, देखने में कैसा लग रहा है, किस शेप का है, देन इट इज नोन एज द ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट। जो आपको विजुलाइज आप मतलब अपनी आंखों से देख के बता सकते हो। ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट्स में 3 चीज़ें आती हैं, दैट इज फर्स्ट आपका जब देख के बताओगे कि काला है कि गोरा, लोग कहते हैं ना काला एंड गोरा, तो दैट इज कलरिंग एजेंट। कलरिंग एजेंट की अगर हम बात करें तो वो किस में आता है? आपके ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट्स में आता है, जिसको आप देख के बता सकते हो। 3 चीज़ें आती हैं, एक होता है कलरिंग एजेंट, दूसरा होता है स्वीटनिंग। कोई भी इंसान पता कर सकता है ना ये मीठी चीज़ है या कड़वी चीज़ है, अपनी ज़बान से टेस्ट करके बता सकता है, देन इट इज स्वीटनिंग एजेंट। आफ्टर दैट फ्लेवरिंग एजेंट। भाई किसी भी चीज़ में किस चीज़ का फ्लेवर है, हम दवा को इतनी ज़्यादा अच्छी से टेक्निक से यूज़ करने लगे कि लोग कभी वो बच्चे होते हैं ना होम्योपैथिक वाली दवा जो मांगते थे, ये नहीं मुझे ये गोली दे दो, सेम एज इट इज़ अब हमारे यहाँ की भी मेडिसिन आती हैं जो लोगों को बहुत पसंद हो गई है टेस्ट में, तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं? फ्लेवरिंग एजेंट यूज़ करते हैं। तो इन तीनों का लाइक आपको कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, इनका कोई भी आप थेरेपेटिक इफेक्ट नहीं देखेंगे। भाई ये दवा कोई आपको ठीक नहीं कर रहा है, लेकिन ये एक्सीपिएंट है जो आप यूज़ कर रहे हो, लेकिन इनको होना ज़रूरी है, लेकिन इनका कोई भी रोल नहीं है उस चीज़ में, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया? कलरिंग एजेंट हो गया, स्वीटनिंग एजेंट हो गया, फ्लेवरिंग एजेंट। कलरिंग एजेंट दोज एजेंट विच प्रोवाइड द कलर्स टू द ड्रग। कोई भी एजेंट जो आपके कलर प्रोवाइड कर रहे हैं आपकी ड्रग को, वो कलरिंग एजेंट कहलाते हैं। अगर स्वीटनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं मतलब मीठापन प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज स्वीटनिंग एजेंट। अगर आपको फ्लेवर्स दे रहे हैं, लाइक आप लेमन की तरह देख रहे हो, ऑरेंज की तरह देख रहे हो, सिरप्स बहुत सारी आती हैं, तो अगर आपको कोई फ्लेवर प्रोवाइड कर रहा है देन इट इज फ्लेवरिंग एजेंट। ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट्स क्या होते हैं? जो आपको विजुलाइज से आप बेसिकली अपनी आंखों से पता कर सको, जैसे आपके कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट एंड स्वीटनिंग एजेंट। अब ये पढ़ लिया, इसके बाद आता है प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव की अगर हम बात करें, मोस्टली आपका वैसे तो बहुत सारे जितने भी एक्सिपिएंट है सब इंपॉर्टेंट है। प्रिजर्वेटिव क्यों इंपॉर्टेंट है? किसी भी चीज़ को सड़ने से रोकता है। लाइक मम्मी को देखा होगा ना अचार में कभी कभी डालती हैं सिरका वगैरह, तो दैट इज द प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव का मतलब वो होता है जो आपकी फॉर्मुलेशन को किसी भी माइक्रोबियल ग्रोथ से बचाता है, ठीक है। उसमें कोई भी आपका जो कह सकते हो माइक्रोबियल ग्रोथ, कोई भी माइक्रोब्स जन्म नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो वो होता है आपका प्रिजर्वेटिव। इसकी वजह से क्या होता है भाई, आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है, ठीक है, मोर स्टेबल हो जाता है। लेकिन हम प्रिजर्वेटिव पढ़ें उससे पहले हम पढ़ लेते हैं व्हाट आर द आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी एडिटिव्स। एक्सीपिएंट की क्या आइडियल प्रॉपर्टीज होती हैं, एक्सीपिएंट कैसे होने चाहिए? सबसे पहले नॉन इरिटेटिव। अब ऐसा नहीं हो सकता कि भाई वो इरिटेंट कॉज कर रहे हो या इरिटेटिव इन नेचर हो, मतलब उसको हम यूज़ कर रहे हैं तो वो इरिटेटिव आपकी स्किन पे या किसी भी चीज़ के मतलब गले में जलन डाल रहे हैं, इस टाइप के वो नहीं होने चाहिए, इरिटेंट कॉजिक नहीं होने चाहिए। आफ्टर दैट नॉन टॉक्सिक, बिल्कुल भी टॉक्सिक नहीं होने चाहिए, ठीक है। टॉक्सिक आपको पता है भाई, कोई भी बेसिकली हम कहते हैं टॉक्सिक नहीं होने चाहिए, हमको ये कहना चाहिए कि वो केमिकली इनर्ट होना चाहिए। केमिकली इनर्ट का मतलब ना कोई भी एक्शन शो ना करे, ठीक है। तो नेक्स्ट है फिजिकल एंड केमिकली स्टेबल, वो फिजिकली और केमिकली स्टेबल होना चाहिए। केमिकली इनर्ट ऑब्वियस सी बात है, केमिकली इनर्ट होना चाहिए, मतलब उनका कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। कंपैटिबल विद अदर्स, हम जिनके साथ डाल रहे हैं, जैसे आटे में हम पानी डाल रहे हैं, अगर उसको अल्कोहल से गूंद दोगे तो भाई क्या वो उस तरीके से पक पाएगा? नहीं ना। तो कंपैटिबल होना चाहिए हम किसके साथ उसको यूज़ कर रहे हैं। आफ्टर दैट पोटेंट, ये 1 नंबर का क्वेश्चन भी है। पोटेंट 1 नंबर में 100% मोस्टली पूछा जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय द पोटेंट? पोटेंट का मतलब होता है जब हम किसी भी चीज़ को कम मात्रा में लेते हैं और उसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। when we are taking the amount we are taking the small amount of any particle and it is resulting in a बेसिकली बहुत ज़्यादा बड़े रिजल्ट दे रहा है आपको। जैसे आपने एक चुटकी नमक लिया और वो पूरे आटे को आपको जैसे कहते हैं ना लसलसा हो जाएगा, बिल्कुल चिकना आटा गूंदेगा। क्यों? क्योंकि वो छोटकी बर्ग नमक यूज़ कर रहे हो। तो जितना कम यूज़ कर रहे हो जितना ज़्यादा इफेक्ट शो कर रहा है, दैट इज
पोटेंट का मतलब क्या होता है, कम चीज़ लेना लेकिन उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होना, ठीक है। ये 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है, जब हम किसी भी चीज़ को कम यूज़ करते हैं उसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा होता है, देन इट इज़ नोन एज पोटेंट, ठीक है। ये हो गए आपके बेसिकली व्हाट आर द आइडियल प्रॉपर्टीज। अब एक चीज़ और याद कर लो, अगर आपसे पूछा जा रहा है प्रिजर्वेटिव एंड इट्स आइडियल प्रॉपर्टी तो भी आप यही लिख सकते हो। अगर आपसे पूछा जा रहा है ऑर्गेनोलिप्टिक एंड इट्स आइडियल प्रॉपर्टीज तो भी ये लिख सकते हो। या कोई भी एडिटिव पूछा गया, एक्सिपिएंट में डाइल्यूएंट पूछ लिया, बाइंडर पूछ लिया, कुछ भी ग्लाइडेंट पूछ लिया, कुछ भी पूछ लिया, उनमें अगर पूछा जा रहा है आइडियल प्रॉपर्टीज नहीं भी पूछी जा रही है तो भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको याद रख लेना। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आपको याद कर लेना, लाइक आइडियल प्रॉपर्टीज जरूरी नहीं वो पूछे, लाइक आपसे पूछ रहा है डिफाइन टैबलेट्स, ठीक है, टैबलेट पूछा है उसमें 10 नंबर पे क्वेश्चन में पूछा है, लॉन्ग में क्वेश्चन में पूछा है, तो अगर जरूरी नहीं है कि वो लिखे कि भाई तुमको आइडियल प्रॉपर्टीज देनी है, अगर तुमको आती है तो तुम खुद लिख सकते। सॉरी मैंने ये क्यों बता दिया, मैं तो तुम लोगों को एग्जाम वाले में बताने वाली, चलो फिर भी बहुत सारी चीज़ें कम है अभी इसमें, तो जल्दी से कमेंट करो अगर वो वीडियो चाहिए, ठीक है। तो ये आई होप समझ में आ गया होगा। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टूवर्ड्स अगेन प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं। तो प्रिजर्वेटिव घर में आपने देखा होगा अचार में हमेशा यूज़ करिए जाने वाले। बेसिकली प्रिजर्वेटिव का काम क्या होता है, आपके किसी भी चीज़ को स्टेबल बनाना, उसमें माइक्रोब्स को ना आने देना, ठीक है। ये भी 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप के मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की तरफ से एक तरीके का होता है, और एक क्या होता है आपका बेसिकली आपके जो कह सकते हो कि कैसे आपको मिल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्सेस, कहाँ से मिल रहा है, ठीक है। तो कैसे काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग भी हो सकता है, या फिर कहाँ से हम उसको ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी हो सकता है। अगर हम देखें कैसे काम कर रहा है तो इसमें 3 टाइप होते हैं। सबसे पहला आता है एंटीऑक्सीडेंट। भाई ऑक्सीडेशन एक मेन इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है जो स्टेबिलिटी को खराब करता है। तो एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है जो ऑक्सीडेशन को ही रोक दे, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट हम यूज़ कर सकते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव, जिसमें आपको विटामिन ई होता है, विटामिन सी होता है, ये सारे एज अ प्रिजर्वेटिव। नींबू डाल देते हो ना कभी कभी चटनी में, खराब नहीं होगी काफ़ी दिन, तो वही चीज़ क्या होती है आपकी एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है आपका ऑक्सीडेशन को ही रोक दे। आफ्टर दैट एंटी माइक्रोबियल, एंटी मतलब विपरीत, माइक्रोबियल मतलब माइक्रोब्स को ना आने दे। ऑब्वियस ही बात है, हमने पहले पढ़ा माइक्रोबियल ग्रोथ से बचाता है, तो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स क्या होते हैं जो आपके माइक्रोब्स को ना आने दे, जैसे बेंजोएट्स, सॉर्बेट्स। ये 2 एग्जाम्पल इसलिए लिखे हैं कि ये 2 तुम लोगों को याद करना है, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, तो प्लीज़ एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल, ये भी आपके उसमें टिप्स में आ जाएगा, लेकिन देन ऑल्सो बता दे रही हूँ कि इंपॉर्टेंट बहुत चीज़ होती है। लाइक एग्जाम्पल जितने ज़्यादा लिखोगे वो एग्जामिनर को उतने ज़्यादा ही अच्छा लगेगा कि बच्चे को बहुत आता है। तो प्लीज़ इसके एग्जाम्पल्स याद कर लेना कि एंटी माइक्रोबियल क्या होता है, बेंजोएट एंड सॉर्बेट्स। आफ्टर दैट चिलेटिंग एजेंट। चिलेटिंग एजेंट में आप सिट्रिक एसिड यूज़ करते हो। बेसिकली खट्टी चीज़ें जो जितनी भी होती है वो सारे प्रिजर्वेटिव में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आफ्टर दैट ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस, हम कहाँ कहाँ से उसको लेके आ रहे हैं आपको भी पता होना चाहिए। बेसिकली 3 टाइप हम मान लेते हैं, या तो हम प्रकृति से लेंगे, ठीक है, या तो फिर हम थोड़ी बहुत खुरपेची करेंगे प्रकृति के साथ, या तो हम पूरी की पूरी खुरपेची कर देंगे प्रकृति के साथ। तो मतलब क्या हो गया, फर्स्ट क्या है आपका नेचुरल सोर्स, सेकंड जब थोड़ी बहुत कर रहे हैं तो सेमी सिंथेटिक, एंड जब पूरी खुरपेची करते हैं मतलब उस प्रोडक्ट को नेचुरल का कुछ भी ना रखें तब क्या है सिंथेटिक, ठीक है। तो हम अभी यहाँ पे पढ़ रहे हैं 2 टाइप के, एक क्या है नेचुरल एंड सेकंड क्या है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में भी आप लिख सकते हो सिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक, ठीक है। तो नेचुरली अकरिंग क्या है आपके भाई, कोई भी उठा के नींबू यूज़ कर लो, है ना, सिट्रस फ्रूट में कोई भी जैसा ऑरेंज यूज़ कर लो, इन सब चीज़ों को यूज़ करोगे, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है विटामिन सी आ रहा है, विटामिन ई आ रहा है। जो भी आपके फ्रूट्स हैं, जो भी वेजिटेबल्स हैं जिसमें आपको ये चीज़ें मिल रही हैं, आप वो सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। और जो डायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट हो गया, डायरेक्टली फ्रॉम द एनवायरनमेंट हो गया, वो क्या है नेचुरल सोर्स हो गया। अगर हम उसको ही कुछ ट्रीट करके जैसे उसकी सिरप बना दे तब यूज़ करें देन इट इज़ आर्टिफिशियल, है ना। तो बस इतना सा था कि प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं, प्रिजर्वेटिव की बेसिकली कौन कौन सी आइडियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, प्रिजर्वेटिव के क्या टाइप्स होते हैं। ये मैंने और भी एक आगे का चैप्टर में प्रिजर्वेटिव आता है उसको भी कवर कर दिया है, तो प्लीज़ देख लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड इसके अलावा अगर आपको एडिटिव्स के बारे में बहुत लंबे में पढ़ना है तो कमेंट डाउन करिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका साइज रिडक्शन, सेपरेशन, ड्राइंग, फिल्ट्रेशन एंड एक्सट्रैक्शन। मतलब बेसिकली यूनिट ऑपरेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपका कंस्ट्रक्शन मतलब बेसिकली आप कह सकते हैं ये भी कि जो आपकी मशीन्स यूज़ करी जा रही है उनके बारे में भी बहुत पूछता है। हैमर मिल, बॉल मिल बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो भी पढ़ लेना। लेकिन इससे पहले हम आपको कुछ कवर करवा दे रहे हैं पॉइंट्स जिसकी वजह से आपके लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ही प्रिपेयर हो जाएंगे। लाइक साइज रिडक्शन आता है तो आपका पूरा हैमर मिल वगैरह उसी में आएगी तो वो लॉन्ग में भी जा सकता है। और कभी कभी पूछ लेता है कि नॉर्मली व्हाट डू यू मीन बाय साइज रिडक्शन, इसके एडवांटेज इसके डिसएडवांटेजेस। तो सबसे पहले साइज रिडक्शन मैं इसमें सिर्फ आपको समझा रही हूँ क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा फिर।
तो साइज रिडक्शन क्या होता है भाई, किसी भी पार्टिकल के साइज को, जैसे आपके पास ये इतने बड़े बड़े अद्धे हैं, इनको तोड़ तोड़ के उनके साइज को रिड्यूस कर देना, उनके साइज को कम कर देना, छोटा कर देना, देन इट इज नोन एज द साइज रिडक्शन। ठीक है, साइज रिडक्शन का क्या इंपॉर्टेंस होता है, क्यों हमें साइज रिडक्शन करना पड़ता है। साइज रिडक्शन क्यों करना पड़ रहा है, जैसे आपको नॉर्मली कोई भी, अभी आप खुद ही सोच लो, घर में रोटी बनती है तो मम्मी हमेशा कहती है कि महीन आटा पिसवाना। महीन आटा पिसवाने से क्या, रोटी की जो क्वालिटी होती है वो बढ़िया हो जाती है। तो सेम एज इट इज बढ़िया भी हो जाती है और काम भी जल्दी हो जाता है। तो सेम एज इट इज़ आपके जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो घुलने में भी कम, बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस ले लेंगे, उनको मिलाने में भी बहुत लंबा प्रोसेस ले लेंगे, कभी कभी हो सकता है मिले भी ना। तो इस वजह से जब हम उनको छोटा कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, उनकी क्वालिटी को इन्हांस कर देते हैं, उनके काम को बहुत जल्दी कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे जो आपका पार्टिकल साइज है, बेसिकली साइज रिडक्शन क्या होता है, व्हेन वी रिड्यूस द साइज ऑफ द पार्टिकल, जब हम किसी भी पार्टिकल के साइज को रिड्यूस कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, साइज रिडक्शन कहते हैं। इनका एडवांटेजेस क्या होता है, इनको क्यों करना ज़रूरी होता है, ताकि ये जो आपकी कह सकते हो प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी इन्हेंस कर देते हैं, वर्किंग को जो है लेस टाइम टेकिंग कर देते हैं, मतलब भाई कम टाइम लगता है, ये सारी चीज़ें ये कर देते हैं। तो दिस इज द साइज रिडक्शन। आफ्टर दैट अगर हम बात करें कि साइज रिडक्शन के बाद आता है दैट इज साइज सेपरेशन। भाई आपने साइज तो रिड्यूस कर दिया, मम्मी को जैसे आपने, मम्मी ने आपसे कहा था कि आप आटा पिसवा के लाना और महीन पिसवा के लाना, आप महीन तो पिसवा के ले आए, लेकिन अब महीन में भी आपको थोड़ा तो भूसी मिलेगी ना, आटा तो प्योर तो नहीं मिलने वाला। तो सेम एज इट इज जो आपकी भूसी को अलग कर रहे हो, लाइक छन्नी में ही छानोगे ना, तो हम जब पार्टिकल्स को अलग करें, बड़े पार्टिकल्स अलग, छोटे उससे अलग, फिर उससे भी अलग, तो इन पार्टिकल्स को जब हम अलग कर रहे हैं, ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं, हम साइज सेपरेशन कहते हैं। ये एक बेसिकली नॉर्मल सा एग्जांपल सीविंग ले लो, छन्नी से छान छान के हम क्या कर रहे हैं, आटा नीचे निकल जा रहा है, जो एक साइज का मैश है। मैश क्या होता है, मैश आपके जो होल्स होते हैं आपकी छन्नी में, उनको हम मैश कहते हैं। ठीक है, तो मैश के थ्रू आपका जो पार्टिकल साइज कम है वो निकल जा रहे हैं, और जो पार्टिकल साइज आपको जितने चाहिए उससे ज़्यादा है वो ऊपर ही रह जा रहे हैं। तो ये क्या होता है आपका साइज सेपरेशन। सेपरेशन कर रहे हैं हम, सेपरेट आउट कर रहे हैं उन पार्टिकल्स को जो हमको नहीं चाहिए, या बेसिकली हमको एक अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के पार्टिकल्स का साइज अलग करना है, कि मतलब कोई 5 mm है उनको अलग करना है, कोई 10 mm है उनको अलग करना है। नॉर्मली एग्जांपल दे दी, ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। और अगर जो देखा जाए मैश नंबर उतना ही बड़ा होगा जितना मैश साइज छोटा, मतलब सीव नंबर उतना ही बड़ा होगा जितने ज़्यादा मैश साइज होंगे। मैश आपके 1 सेंटीमीटर में कितनी मैश है उनके ऊपर डिपेंड करता है आपका जो सीव का साइज़ क्या है। ठीक है, तो लोग कहते नहीं है कि आप जो है जितना ज़्यादा नंबर दे रहे हो उतनी छोटी सुई होती है, तो जितना बड़ा नंबर उतनी छोटी सुई, सेम एज इट इज जितना ज़्यादा नंबर उतना ही छोटा आपको उसका मैश होगा, मतलब उसमें से उतना ही महीन निकलेगा। ठीक है, तो ये होता है आपका साइज सेपरेशन। आफ्टर दैट ड्राइंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द वाटर फ्रॉम एनी कंटेंट। भाई किसी भी कंटेंट से आप अगर पानी को रिमूव कर दोगे तो वो सूख जाएगा। कपड़े भीगे हुए हैं उनको सुखाना है तो क्या, पानी को हटा दो तो वो सूख जाएंगे। तो सेम एज इट इज ड्राइंग क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें हम रिमूवल ऑफ द वाटर करते हैं, पानी को उसमें से पूरी तरीके से हटा देना। अब वो कई तरीके से भी हो सकती है, ड्राइंग में भी आप पढ़ोगे फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। भाई देखो, सबसे पहले तो हवा से सूखते हैं आपके कपड़े, है ना, नॉर्मल हवा से सूखते हैं। सेकेंडली सबसे पहले तो हीट से सूखते हैं, धूप से सूखते हैं, है ना, धूप में रख दोगे तो भी कपड़े सूख जाएंगे। फिर अगर नई धूप निकल रही है, मौसम बारिश का है, तो भाई पंखा चला के रख दो, उसमें भी नहीं हो रहा है, बहुत जल्दी है, तो प्रेस से सुखा लो, हीट दे के डायरेक्टली। तो इस टाइप से आप ड्राइंग कर सकते हो। रिमूवल ऑफ द वाटर फ्रॉम द कंटेंट इज नोन एज द ड्राइंग। इसके बाद आता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, जब आप किसी भी चीज़ से रिक्वायर्ड आपका जो कंस्टिट्यूएंट है वो निकाल रहे हो, मतलब जैसे आपने मिट्टी को पानी में मिला दिया, अब भाई मिट्टी को अलग करना है तो हम क्या कर रहे हैं, उसको फिल्टर कर रहे हैं। किसी भी चीज़ से सॉलिड को फिल्टर आउट करना, देन इट इज़ नोन एज द फिल्ट्रेशन। भाई फनल है, इसके अंदर आपने फिल्टर पेपर लगाया, आपने ये सॉलिड और लिक्विड की स्लरी डाली, सॉलिड और लिक्विड का जो मिक्सचर होता है उसको स्लरी कहते हैं। उस स्लरी को इसमें डालेंगे तो लिक्विड नीचे से सेपरेट आउट हो जाएगा और आपको जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो आपके पास आ जाएगा। तो हम फिल्ट्रेशन के थ्रू आपको सॉलिड पार्टिकल्स को अलग कर सकते हैं। आफ्टर दैट इज एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, आपको जो एक्सट्रैक्शन होता है बेसिकली कई टाइप का एक्सट्रैक्शन होता है। जैसे कि आपको चाय बनानी है, तो चाय में क्या, चाय पत्ती डाल रहे हो, पानी डाल दिया तो वो एक्सट्रैक्ट आउट हो गया, है ना। चाय पत्ती का जो गुण थे, चाय पत्ती की जो भी जैसे कैफीन होती है उसमें, वो क्या हो गई, पानी में आपके आ गई, अब CNS स्टिमुलेंट की तरह काम करेगी। तो सेम एज एक्सट्रैक्शन क्या होता है, आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट को निकाल लेता है अपने
अंदर, मतलब टिंचर बेसिकली आप कह सकते हो। तो एक्सट्रैक्शन में भी कई टाइप होते हैं, डिकॉक्शन हो गया, डाइजेशन हो गया, लाइक कितनी देर हम उसको बॉईल कर रहे हैं, कितनी देर नॉर्मल रख रहे हैं, इस टाइप से बहुत सारे होते हैं। अगर पढ़ना है तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे, लेकिन अभी यहाँ पे समझने के लिए समझ लेते हैं। एक्सट्रैक्शन क्या होता है, आप जब किसी का भी एक्सट्रैक्ट निकाल रहे हो, उसकी जो गुणवत्ता है वो आप पानी में ले रहे हो, लाइक उसको सिर्फ पानी में रख दे रहे हो कुछ टाइम के लिए, 10 मिनट के लिए, कहते हैं ना अजवाइन का पानी पीजिए, मेथी का पानी पीजिए, 10 मिनट के लिए अजवाइन 10 मिनट के लिए रख रहे हो, तो वो अलग प्रोसेस है। इसके बाद आप उसको उबाल भी रहे हो, जैसे डाइजेशन, डिकॉक्शन, बहुत सारे प्रोसेस इसमें है, आप उसको पढ़ सकते हो अगर वो मेनली आप एक्सट्रैक्शन को फॉलो कर रहे हो। ठीक है, तो एक्सट्रैक्शन हो गया। इसके बाद आता है आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आता है, दैट इज फ्रॉम साइज रिडक्शन। रिडक्शन से मोस्टली इन दोनों में से एक हर बार पूछा जाता है, 100% पूछा जाता है, दैट इज बॉल मिल या हैमर मिल। हैमर मिल हथौड़े वाली मिल, बॉल मतलब बॉल वाली मिल। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं कि हैमर मिल और बॉल मिल होती क्या है। सबसे पहले तो आपको दिख ही रहा होगा प्रिंसिपल, आपको ये क्वेश्चन याद ही करना है, 1 नंबर का भी क्वेश्चन आता है इसमें से ही कि ये किस प्रिंसिपल पे काम करती है। हैमर मिल आपकी जो काम करती है वो किस पे करती है, इम्पैक्ट पे। इम्पैक्ट मतलब किसी के ऊपर किसी भी चीज़ का प्रभाव, ये हथौड़े से हम इसको मार रहे हैं, इसकी वजह से जब टूट रहा है तो क्या इम्पैक्ट, इसकी वजह से ये चीज़ टूट रही है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इम्पैक्ट की वजह से। अगर हम देखें तो इसका बेसिकली आपको जो आपने हैमर मिल देखी होगी उसमें क्या होते हैं, हैमर्स लगे होते हैं। ठीक है, और इसमें आपका हॉपर होता है, स्क्रैपर होता है। ठीक है, आप पूरा उसमें से देख लीजिएगा, हम डायग्राम नहीं बना रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, उसमें स्क्रैपर होता है, फीडर होता है। नॉर्मली हम बात करें अगर, तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, वो कंस्ट्रक्शन में आती है, मतलब किन चीज़ों से ये बना हुआ है वो कंस्ट्रक्शन में आता है। इसमें जो सबसे ऊपर यहाँ पे दे रखा होता है दैट इज हॉपर। हॉपर का मतलब क्या होता है, ये आप फीड करने के लिए जो आपका प्रोडक्ट है जिसको आपको साइज रिड्यूस करना है उनको यूज़ करने के लिए, मतलब रॉ मटेरियल यहाँ से आप फिल कर रहे हो जिसको आपको साइज रिड्यूस करना है। ठीक है, जो साइज यहाँ से जिसका रिड्यूस करना है उसको हम क्या करते हैं, हॉपर से फिल कर दे रहे हैं, उसके अंदर डाल देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे आपके ये शाफ्ट लगे हुए हैं, शाफ्ट मतलब मोटर्स लगे हुए हैं जिसकी वजह से ये राउंड करेगी, है ना। 1 RPM 2 RPM, राउंड पर मिनट। RPM की फुल फॉर्म क्या होती है, राउंड पर मिनट, ये याद रखिएगा। राउंड पर मिनट कितने मिनट में कितने एक बार घूमेगी उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमको अगर कंस्ट्रक्शन देना है तो इसमें क्या क्या दिख रहा है आपको, हैमर्स दिख रहे हैं, ठीक है, हॉपर दिख रहा है, रोटेटरी शाफ्ट दिख रही है, ठीक है, शाफ्ट दिख रही है। इसके बाद यहाँ पे जो लगा होता है दैट इज स्क्रैपर दिख रहा है। स्क्रैपर एक नाइफ होता है जिससे आप क्या कर रहे हो, जितना भी प्रैक्टिकल आ रहा है वो सारी चीज़ें अलग कर सकते हो। ठीक है, ये 4 मेनली कंस्ट्रक्शन में आपके आते हैं। कौन कौन सी चीज़ें, हॉपर जिसमें आप अपना प्रोडक्ट डाल रहे हो, अपना मटेरियल डाल रहे हो, प्रोडक्ट तो आप निकालोगे, तो मटेरियल जो है आप डाल रहे हो हॉपर से। हॉपर इज यूज टू फिल द रॉ मटेरियल, ठीक है, विच नीड्स टू बी विच नीड्स टू बी रिड्यूस्ड। ठीक है, जिसको भी रिड्यूस करना है हमको, हम वो कहाँ से डाल रहे हैं, हॉपर से डाल रहे हैं। आफ्टर दैट आपका हैमर है। हैमर का क्या रोल है, हैमर आपको उसके ऊपर इम्पैक्ट डालता है, तोड़ता है, जिसको जो राउंड करता है और ये तोड़ता है, इसके डायरेक्ट कांटेक्ट होता है इसका पार्टिकल साइज से। इसके बाद क्या है, यहाँ पे रोटेटरी शाफ्ट लगी हुई है, शाफ्ट की वजह से क्या हो रहा है, ये अपना टर्न कर रहा है राउंड पर मिनट, अपना मोटर गियर वगैरह यूज़ करके ये अपना टर्न कर रहा है, अपना राउंड पर मिनट कंप्लीट कर रहा है। मतलब 1 मिनट में आपने सेट कर दिया कि कितना, आप ये फुली ऑटोमेटिक है भैया कि आपने इतने मिनट में इतना घुमाना है, 50 घुमाना है, वो 50 घुमा देगा। 50 पे आपका डन हो गया, आप निकाल लीजिए, क्योंकि मेंशन हो रखा होता है कि फाइन पार्टिकल कैसा है, नॉन फाइन कितना है, कोर्स कितना है, तो पार्टिकल साइज आपको दिखा रखा होगा, तो उसमें से आपको चेक करना है ये कितना साइज है, आपको कितना चाहिए उतना आप निकाल लेंगे। स्क्रैपर का यूज़ ये होता है, ये एक नाइफ होता है जिससे आपने पहले तो सारे निकाल ही लिए, जितना पार्टिकल है सब निकाल लिया, लेकिन थोड़ा बहुत जो बच गया उसको हम नाइफ की तरफ से बिल्कुल झाड़ लेते हैं। ठीक है, तो ये है आपका हैमर मिल। हैमर मिल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका वर्किंग। वर्किंग मैंने आपको बता दी, ज़रूरत नहीं है कि आप बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लिखो, हमेशा सिर्फ समझ लो, अपने हिसाब से अपने मन से लिखो कि फर्स्टली क्या करते हैं, वी फिल द रॉ मटेरियल फ्रॉम द हॉपर। हॉपर से हम अपने रॉ मटेरियल को फिल करते हैं। देन वी सेट द मशीन्स टू द आरपीएम पे हम सेट करते हैं कि कितने अराउंड पर मिनट ये चलेगी। उसके बाद उतने टाइम होने के बाद हम क्या करते हैं, आपका स्क्रैपर साइड से अपना मटेरियल को कलेक्ट कर लेते हैं। तो बेसिकली आपको 4 से 5 पॉइंट बस लिखने हैं कि आपको क्या क्या करना है। इसके बाद आता है यूजेस। भाई हम पढ़ ही रहे हैं इसको साइज रिडक्शन में, तो हम क्या कर रहे हैं भाई, साइज रिडक्शन में इसका यूज़ कर रहे हैं, जिसमें पार्टिकल साइज किसी का छोटा करना, पाउडर बनाने में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो किसी के भी साइज़ को रिड्यूस करने के मतलब भाई पाउडर बनाने में यूज़ कर रहे हैं, तो आप ये
लिख सकते हो इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द पाउडर्स, इन द बेसिकली फॉर द साइज रिडक्शन। ठीक है, 2 पॉइंट तो आपके ऐसे ही यूजेस हो गए। इसके बाद आता है आपका दैट इज बॉल मिल। हैमर मिल एंड बॉल मिल दोनों ही साइज रिडक्शन के लिए यूज़ करी जाती हैं। उसमें आपका जो हैमर मिल था उसमें आपका प्रिंसिपल क्या था, इम्पैक्ट था, और इसमें आपका प्रिंसिपल क्या है आपका हैमर मिल सॉरी बॉल मिल में दैट इज इम्पैक्ट। कई लोगों ने अपने मन में पढ़ भी लिया होगा इम्पैक्ट एंड एट्रीशन। ठीक है, तो इसके दोनों क्या है, इम्पैक्ट एंड एट्रीशन दोनों पे ही काम करता है। अब हम इसका पढ़ें अगर कंस्ट्रक्शन क्या है भाई, ये किस किस चीज़ों से बनी हुई होती है, तो आप में इसमें रोटेटिंग बॉल्स होते हैं। बॉल्स जो होते हैं वो भी मेटल्स के बॉल होते हैं। ठीक है, हैवी बॉल्स होते हैं, मेटल्स के ठोस बॉल। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, फीडिंग पार्ट आता है कि भाई ऊपर एक लिड लगी है, जैसे कैसे बना होता है, ये सिलिंड्रिकल शेप का होता है ना, यहाँ से रोटेटिंग शाफ्ट लगी होती हैं, ये पूरी मशीन अगर आप बनाओगे। ठीक है, यहाँ पे आपकी क्या होती है, लिड लगी होती है, तो ये क्या हो गया आपका फीडिंग पार्ट होता है। ठीक है, और इसके बाद आपका क्या होता है, यही डिस्चार्जिंग पार्ट भी है। इसको भाई नीचे कर लोगे और अपना पूरा सामान आप निकाल सकते हो ना, पूरा जितना भी आपने मटेरियल किया है और साइज रिड्यूस किया उनको आप डायरेक्टली जब इसको नीचे घुमाओगे तो वो नीचे से आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये सेम ही चीज़ है, डिस्चार्ज यहाँ से ही होता है और फीड भी यहाँ से ही होता है। ठीक है, ये रोटेटिंग शाफ्ट होते हैं जिनके थ्रू ये क्या करता है, अपना रोटेट करता है। यहाँ पे बहुत सारे क्या होते हैं, बॉल्स होते हैं। तो इसमें अगर हम कंस्ट्रक्शन लिखें तो 4 चीज़ों से मिलकर बना है। सबसे पहले फीडिंग पॉइंट है, सेकंड क्या आपका बॉल्स है जो कि मेटालिक बॉल्स हैं, थर्ड क्या है रोटेटिंग शाफ्ट है जिसकी वजह से ये घूम रहा है, एंड फोर्थ क्या है आपका डिस्चार्ज, यहीं से आप डिस्चार्ज करा रहे हो। ठीक है, तो डिस्चार्जिंग पार्ट्स भी यहीं पे ही हैं। ये 4 चीज़ें कंस्ट्रक्शन में आ गई। आफ्टर दैट वर्किंग अगर हम बात करें, वर्क कैसे करता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से अपने पार्टिकल्स को या मटेरियल को फिल करते हैं। इनसे फिल करते सेम एज इट इज़ वही वाला है, बस इसमें इम्पैक्ट और एट्रीशन दोनों कि मतलब ये सतह पे भी लड़ रहा है और इन बॉल से भी लड़ के अपना काम कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फिल करते हैं यहाँ पे अपने पार्टिकल्स को, उसके बाद इसको आरपीएम पे सेट करते हैं, ये रोटेट करता है और इसकी आपकी स्पीड भी आएगी जिसमें एक हाई लो, इसको बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ने की इतनी ज़रूरत है नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार डायग्राम चाहना तो देख लेना। तो ये हाई लो में और मीडियम स्पीड का जो है डायग्राम आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या करना है आपको, सबसे पहले फीड को रिक्वायर्ड जो आपका मटेरियल है उससे फीड में भरना है, यहाँ पे आपको भरना है। उसके बाद क्या करोगे, रोटेट पर मिनट, राउंड पर मिनट पे लगा दोगे, कितने टाइम बाद आपको निकालना है, ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब होती है। जैसे फार्माकोपे में हर एक चीज़ मेंशन होती है कि किसको कैसे बनाना है। स्टैंडर्ड सबके दे रखे होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम उसको राउंड पर मिनट चलाते हैं, एंड आफ्टर दैट उसके बाद हम यहीं से डिस्चार्ज कर लेते हैं इसको। ठीक है, इसको नीचे रोक के यहाँ से डिस्चार्ज कर लेते हैं। तो ये क्या होता है आपका बॉल मिल होती है। इसका भी यूजेस क्या है, सेम वही चीज़, हम पार्टिकल साइज को रिड्यूस करते हैं, पाउडर बनाने में इसका काम लिया जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ फ्रॉम लिक्विड डोजेस फॉर्म। जो अगला टॉपिक आता है वो क्या आता है, लिक्विड डोजेस फॉर्म। लिक्विड डोजेस फॉर्म भी बहुत एक इंपॉर्टेंट है, जिसमें से आपको सिरप भी पूछ सकता है, सॉल्यूशन भी पूछ सकता है, एलेक्सर भी पूछ सकता है, सस्पेंशन इमल्शन में डिफरेंस 100% पूछ सकता है, और सस्पेंशन में भी डिफरेंस 100% पूछ सकता है। इसलिए मैं ये दोनों बहुत डिटेल में पढ़ा रही हूँ, लेकिन इनको सिर्फ समझा रही हूँ कि क्या होते हैं, ताकि आपको कभी भी कुछ पूछ ले सिर्फ डेफिनेशन के रूप में आपको पता होना चाहिए कि सिरप्स क्या होते हैं। नॉर्मल आपको पता है कि कोई भी मीठा आपको बेसिकली जो है सुक्रोज का जो सॉल्यूशन होता है वो क्या कहलाता है, आपका सिरप कहलाता है। ठीक है, तो सुक्रोज सॉल्यूशन इज नोन एज द सिरप, जिसमें आपको 66.7 ग्राम आपका वेट बाय वॉल्यूम आपका सुक्रोज यूज़ किया जाता है, और वाटर के साथ मिक्स करके आप बनाते हो, कभी कभी हीट से, कभी कभी विदाउट हीट। दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग कि मेडिकेटेड नॉन मेडिकेटेड सिरप होते हैं, वो आप डिटेल में पढ़ोगे। खैर, इसके बाद आता है एलिक्सर। एलिक्सर इज द हाइड्रोअल्कोहलिक सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन जिसमें आपका अल्कोहल यूज़ हो रही, हाइड्रोअल्कोहलिक वाटर के साथ अल्कोहल यूज़ हो रही, देन इट इज़ द एलिक्सर, जिसको आप कप वगैरह में यूज़ करते हो। देन इट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन एक ऐसा बेसिकली आप जब दो चीज़ों को आपस में मिला रहे हो, सॉलिड लिक्विड को मिला रहे हो, और उसमें क्या हो रहा है, सस्पेंडिंग एजेंट यूज़ करना नहीं पड़ रहा है, वो जैसे चीनी को पानी में मिलाया और वो नॉर्मली शेकिंग के बाद वो मिक्स हो गई, देन इट इज़ नोन एज सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन के बाद आता है सस्पेंशन। ये इतना जल्दी जल्दी पढ़ लिया, रिवाइंड को चाहो तो स्पीड कम कर लो। लेकिन अब पढ़ते हैं हम मेनली जो आपको लिक्विड डोजेस फॉर्म में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, दैट इज सस्पेंशन एंड इमल्शन। ये वैसे अच्छे ये भी टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक्स हैं, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन आपका सस्पेंशन और इमल्शन से बनता है। लॉन्ग क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं। सस्पेंशन क्या होता है, जब सॉलिड और लिक्विड को आप एक में मिक्स करते हो, और ऐसे सॉलिड लिक्विड को जिनको जो आपस में मिक्स नहीं हो सकते हैं, लेकिन आप उनको मिक्स कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ द सस्पेंडिंग एजेंट। जब किसी सस्पेंडिंग एजेंट की हेल्प से आप सॉलिड और लिक्विड को आपस में मिक्स करते हो, देन इट इज़ नोन एज
सस्पेंशन, वो सस्पेंशन कहलाता है। इमल्शन क्या होता है, जब आप दो इमिसिबल लिक्विड, दो ऐसे लिक्विड जो आपस में मिल नहीं सकते, उनको मिक्स करते हो विद द हेल्प ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट, ठीक है। व्हेन वी मिक्स टू इमिसिबल लिक्विड विद द हेल्प ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट, तब वो क्या कहलाता है, इमल्शन कहलाता है। लाइक ऑयल एंड वाटर, पानी और तेल को कितना भी मिक्स करो उसके बाद क्या करेगा, वो अलग हो जाएगा, लेकिन हम उसमें इमल्सिफाइंग एजेंट डालेंगे तब क्या हो जाएगा, वो जो फॉर्मुलेशन बनेगी दैट इज नोन एज इमल्शन, ठीक है। आफ्टर दैट जो आपको ये डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि सस्पेंशन और इमल्शन की डेफिनेशंस क्या होती हैं, लेकिन इसके बाद जो क्वेश्चन बनता है वो सस्पेंशन से ये बनता है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन, क्योंकि आप कुछ डिफरेंस तो आने ही आने, आपको पता है कि एग्जाम में डिफरेंशिएट बिटवीन सस्पेंशन इमल्शन, ये सारे टॉपिक्स डिफरेंशिएशन में आना ही है, ठीक है। तो फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन और डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में ये पूछ सकता है कि क्या डिफरेंस होता है। देखिए दो ही टाइप के आपके सस्पेंशन होते हैं, एक होता है फ्लोकुलेटेड, एक होता है आपका, दो ही टाइप का आपके सस्पेंशन होते हैं, एक होता है फ्लोकुलेटेड, एक होता है डीफ्लोकुलेटेड। फ्लोकुलेटेड क्या होता है, जब देखो बेसिकली अगर हम बात करें तो ऐसे सस्पेंशन जिनको हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं वो फ्लोकुलेटेड ही होते हैं। फ्लोकुलेटेड में क्या होता है, लूजली एग्रीगेट्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब हमने सॉलिड को लिक्विड में मिक्स किया, उन्होंने क्या किया, एक गुच्छा बना लिया, लूजली एग्रीगेट मॉलिक्यूल्स बना लिए और वो पूरी तरीके से उसमें मिक्स हैं, ये पूरी जगह पे चिपके हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपका फ्लोकुलेशन, फ्लोकुलेटेड। ये आपका डीफ्लोकुलेटेड में क्या है, वो गुच्छा नहीं बनाएगा, है ना, वो गुच्छा नहीं बनाएगा, मॉलिक्यूल्स अलग अलग अपना यूनिट वाइज रहेगा, अलग अलग जो ये अलग अलग मॉलिक्यूल्स होंगे ये क्या कहलाएंगे आपके डीफ्लोकुलेटेड। फ्लोकुलेटेड का मतलब ये है फॉर्मेशन ऑफ द फ्लोक्यूल्स, अगर फॉर्मेशन ऑफ द फ्लोक्यूल्स मतलब ये एग्रीगेशन हो रहा है मॉलिक्यूल्स का, ये जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं अपना गुच्छा बना रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा फ्लोकुलेटेड। अगर ये गुच्छा नहीं बना रहे हैं देन इट इज नोन एज नॉन फ्लोकुलेटेड या डीफ्लोकुलेटेड, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करें, अगर इनके डिफरेंस याद करना तो ये 5 पॉइंट तो एटलीस्ट याद कर लो, बस बहुत है। तो सबसे पहले क्या होता है, फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में क्या होता है, फ्लोक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जो मैंने आपको बताया ये जो गुच्छे होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, आपके डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में एब्सेंट होते हैं। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, फ्लोक्यूल्स आर प्रेजेंट, फ्लोक्यूल्स आर एब्सेंट। इसके बाद रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, भाई आपको पता है कि जो आपके ये गुच्छे बने हुए हैं, अब नॉर्मल लो पानी, ठीक है, उसमें क्या करो, नॉर्मल मिट्टी मिला दो, खाली सूखी मिट्टी आप डायरेक्टली डाल दो तो वो जल्दी बैठेगी, या फिर जो आपकी भारी होगी मिट्टी, लाइक आपने गुच्छा बना के डाला वो जल्दी बैठेगी। तो ऑब्वियसली बात है जो भारी होती है वो जल्दी बैठती है। तो आपका जो ये रेट ऑफ सेडिमेंटेशन है, फ्लोकुलेटेड में फ्लोक्यूल्स बन रहे हैं, भारी बन रहे हैं, तो इस वजह से ये जल्दी जल्दी बैठ जाएंगे, तो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज हाई। इसके बैठने की जो प्रक्रिया है वो जल्दी जल्दी हो रही, हाई है। इसमें क्या है, लो है भाई, सिंगल मॉलिक्यूल है, अलग अलग है, सब धीरे धीरे जाएंगे, लेकिन इसमें एक साथ गुच्छे बने हैं, तो कोई भी आप कहते हैं ना कि जो मतलब ज़्यादा लोगों की वो सुना नहीं था जिसमें लकड़ी होती है तो उसको तोड़ नहीं पाते, वो भी जल्दी से पहुंचते हैं। तो सेम एज इट इज जो एग्रीगेट्स बना रहे हैं, जो मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट हो रखे हैं वो जल्दी आपके नीचे सतह पे पहुंच जाएंगे। तो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन क्या होता है, सेडिमेंटेशन मतलब जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो आपका कितनी देर में सेटल डाउन हो रहा है, मतलब जो इसकी जो आपकी सतह है ना उस पर कितनी जल्दी पहुंच रहा है। इसके बाद आता है फॉर्म पोरस सेडिमेंट। पोरस सेडिमेंट का मतलब क्या होता है आपका, पोरस का मतलब छेद होता है। तो अलग अलग भाई ये जो एग्रीगेट्स हैं तो इनमें के बीच में स्पेस होगा और इनके बीच में कोई स्पेस नहीं होगा। इसके बाद लूज और नो केक, या तो इनका जब भाई ये नीचे जा रहे हैं एग्रीगेट्स हैं तो ये जब बनाएंगे तो हो सकता है केक बने, लेकिन अगर केक बनेगा भी तो इनके बीच में कोई ना कोई स्पेस है, क्योंकि इनके जब गुच्छे बन रहे हैं तो ये बीच बीच में स्पेस बच रहा है, तो इसकी वजह से ये हार्ड केक नहीं बनाएगा। ये क्या करेगा, जा रहा है बैठ रहा है, तो इस वजह से इसका केक बनेगा, 100% बनेगा और वो हार्ड केक बनेगा। तो इधर क्या है, लूज और नो केक, और डीफ्लोकुलेटेड में क्या है आपका हार्ड केक। आफ्टर दैट रीडिस्पर्स ऑन शेकिंग, जब इसके लूज केक बना हुआ है, भाई केक जो है बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, जब हम उसको शेक करेंगे तो फिर से वापस अपनी फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन जब इसमें आपका केक बहुत ही हार्ड है तो हमको क्या पता, वो हो सकता है बिल्कुल ही जम गया हो, तो इस वजह से शेक करने पे ज़रूरी नहीं है कि वो वापस से रीडिस्पर्स हो जाए, ठीक है। फ्लोक्यूल्स स्टिक ऑन द साइड, इसमें भाई फ्लोक्यूल्स बने हुए हैं, इस वजह से ये जो साइड की लेयर्स होती है इनमें चिपक जाते हैं। इस वजह फ्लोक्यूल्स ही नहीं बनेंगे तो चिपकेंगे कैसे, तो जो है डजन स्टिक, फ्लोक्यूल्स बनते ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपका हो गया डिफरेंस बिटवीन फ्लोकुलेटेड एंड द डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। ये एक क्वेश्चन आता है। इसके अलावा जो आपका आता है नेक्स्ट दैट इज इमल्शन एंड सस्पेंशन। इमल्शन और सस्पेंशन में अगर डिफरेंस पूछ रहा है तो सबसे इजी अभी जो आपको डेफिनेशन पढ़ाएगी, सस्पेंशन क्या होता है, लिक्विड और सॉलिड को मिक्स करते हैं विद द हेल्प ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट। इमल्शन क्या होता है, टू इमिसिबल लिक्विड को ऐड करते हैं विद द हेल्प ऑफ इमल्शन। तो सबसे पहले ये मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड, आपका इमल्शन दो लिक्विड को जोड़ के बनता है। सस्पेंशन क्या है,
सॉलिड और लिक्विड को मिलके बनता है। इसके बाद आपका इमल्शन जो होता है, पार्टिकल डजंट सेटल, भाई लिक्विड ही लिक्विड में मिला है तो वो कैसे नीचे बैठेगा, है ना। जब सॉलिड को लिक्विड में मिलाओगे तब तो वो सेटल डाउन होगा, तो सस्पेंशन सेटल डाउन, डजंट सेटल डाउन। अब आपको पता होगा इमल्शन जो पार्टिकल्स हैं लिक्विड में, लिक्विड मिलाओगे तो उनके पार्टिकल साइज ऑब्वियसली छोटे हैं क्योंकि उसमें पाउडर तो यूज़ ही नहीं कर रहे हो। तो 1 से लेके 100 nm तक इसका पार्टिकल साइज होता है, और जो सस्पेंशन का होता है वो 1000 से ऊपर ही होता है, ठीक है। आफ्टर दैट नॉट विजिबल थ्रू नेक्ड आइज, भाई कोई भी सॉल्यूशन लोगे उसके अंदर आपको पता चल पाएगा कि, कोई भी इमल्शन लोगे उसके अंदर पता चल जाएगा कि क्या क्या मिला हुआ है। लेकिन जब आप सॉलिड और लिक्विड के मिक्सचर को, सस्पेंशन को देखोगे तो पता चल जाएगा ये सॉलिड है ये लिक्विड है, तो ये आप देख सकते हो, ये विजुअल फ्रॉम द नेक्ड आइज। ओके, इसके बाद आता है कांट बी सेपरेटेड। भाई ऑयल और वाटर को आपने एक में मिक्स कर दिया है इमल्सीफाइंग एजेंट यूज़ करके, आप उसको कैसे सेपरेट आउट करोगे, है ना। सेपरेशन तो उसमें पॉसिबल नहीं है, तो इसमें क्या होगा, इसमें आप फिल्ट्रेशन से आराम से पॉसिबल है क्योंकि स्लरी से ही हम फिल्ट्रेशन करते हैं। तो हम उसको जब फनल में डालेंगे आप वो प्रोसेस लगा के पूरा कर सकते हो फिल्ट्रेशन। आफ्टर दैट इसमें इमल्सीफाइंग एजेंट, मैंने पहले ही बताया कि आप जो इमल्शन है वो इमल्सीफाइंग एजेंट से बनाते हो और जो सस्पेंशन है वो सस्पेंडिंग एजेंट से बनाते हो। तो ये 2 डिफरेंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो प्लीज़ इसको पढ़ लेना। और वीडियो बहुत लंबी हो गई है, जितना हम सोच रहे थे उससे कहीं ज़्यादा लंबी हो गई, तो एक साथ इतने लंबी आप वीडियो देख नहीं पाओगे, इसलिए मैं इनको पार्ट्स में अपलोड करूँगी। तो आपको अगर और भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट डाउन कर दीजिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इतना देख लिया है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आफ्टर ऑल्सो जो भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए और ये उन तक शेयर कर दीजिए। अगर आपके बच्चे डी फार्मा फर्स्ट ईयर में हैं तो उन तक पहुंचा दीजिए ताकि वो अच्छे मार्क्स सिक्योर कर पाएँ। अगर आपका सपना है कि बच्चे अच्छे, क्योंकि एग्जैक्ट एग्जाम आ गया है, अब वो चीटिंग वीटिंग कुछ भी नहीं चल पाएगी, अब आपको पढ़ना ही पड़ेगा। सो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।